बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरूनी दरिया कुछ नहीं। फर्द मिल्लत के साथ राब्ते की वजह से कायम है, मिल्लत के साथ जुड़ा है तो उसका वजूद बरकरार है। जिस तरह से मौज दरिया में ही होती है, बाहर नहीं होती। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इत्तफाक और इत्तेहाद का दर्स इस शेर में दिया है। ये शेर हमने इसलिए पढ़ा कि आगे हम मौजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजी हरकत, वेव मोशन। यहां पर हम मौजी हरकत के बारे में पढ़ेंगे। मौजें, वेव्स। अजीज तलबा, मौजें कई किस्म की होती हैं। आम तौर पर जो हम मौजों की किस्में पढ़ते हैं उनमें ये हैं पानी की मौजें, रस्सी की मौजें। इनका तो हम मुशाहिदा भी करते हैं, पानी की मौजें भी हमने देखी हैं, रस्सी में जो मौजें पैदा होती हैं वो भी हम देखते हैं। रोशनी और हरारत की मौजें, रोशनी और हरारत भी मौजों की सूरत में सफ़र करती हैं। रेडियाई मौजें, रेडियो वेव्स, जो रेडियो से निकलकर जो रेडियो स्टेशन से निकलकर हमारे रेडियो तक आती हैं, ये रेडियाई मौजें कहलाती हैं। और लाशुआएं, एक्स रेज, ये भी मौजों की सूरत है। और इस तरह की और भी मौजें हैं। तो मौजें कई किस्म की होती हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इनका मुशाहिदा भी करते हैं और इनके बारे में पढ़ते भी हैं। लफ्ज़ मौज बतौर मुहावरा। अजीज तलबा व तालिबात, लफ्ज़ मौज कुरान पाक में भी बार बार इस्तेमाल हुआ है और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। देखें, कुछ इस्तेमालात आपके सामने हैं। पहला है मौज करना। दाएं तरफ आप देखें, मौज करना हम सब जानते हैं। और दूसरा मौज उड़ाना, यह भी हमारी गुफ्तगू और रोज़मर्रा ज़ुबान का हिस्सा है। और नंबर 3, अकल नहीं ते मौजा ही मौजा, ये पंजाबी ज़ुबान का मुहावरा। और नंबर 4, मन मौजी, ऐसा आदमी जो मौजों जैसा रवैया रखता है, जिधर मुंह उठाया उधर चल दिए। और नंबर 5, मौज बहारा। नंबर 6, मौज मेला। और नंबर 5, मौज मस्ती। और ज़रा बाएं तरफ आ जाइए। पहला चाचा मौजू, ये भी नाम रखते हैं लोग। और दूसरा मौजू मोची, ये कहानियों में बच्चे पढ़ते हैं। और नंबर 3, मौज तबस्सुम। नंबर 4, मौज रेग, रेत। रेग का मतलब रेत। रेत की मौजें आपने सहरा में देखी होंगी और उनके निशानात भी आप बड़े खूबसूरत अंदाज में देखते हैं। और 5, मौजज़न, जज्बात मौजज़न हैं दिल के अंदर। और 6 है मौज सब्ज़ा। आप देखें कि जब सब्ज़ा लहरा रहा होता है तो एक मौज की सूरत बनती है, बड़ी खूबसूरत। और 7, मौज शराब, एक जो धोखा है, जो आप देखते हैं कि अगर पुख्ता सड़क, पक्की सड़क के ऊपर जा रहे हैं तो सामने आपको पानी सा नज़र आता है, तो ये शराब धोखा होता है आंखों का। और 8 है मौज में आना। और इसके अलावा भी बहुत जगह पे हम मौज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो हमारी गुफ्तगू और ज़ुबान का हिस्सा होते हैं, उनके ज़रिए साइंस पढ़ना बहुत आसान होता है और फिर साइंस हमारे दिलो दिमाग का हिस्सा बन जाती है, रट्टा नहीं लगाना पड़ता। हम अपने सबक की तरफ बतदरीज जा रहे हैं और माहौल से हम आसान से मुश्किल की तरफ जाना चाह रहे हैं। यहाँ चंद अल्फाज हैं जो आगे हम इस्तेमाल करेंगे, उनको ज़रा समझ लीजिए। पहला है मौजी हरकत, अंग्रेज़ी में कहते हैं वेव मोशन। और दूसरा इर्तियाशी हरकत, वाइब्रेटरी मोशन, थरथराना, किसी चीज़ का कांपना। और नंबर 3, वस्ती हालत, मीन पोजीशन, मौज की वस्ती हालत। और नंबर 4, वास्ता, अंग्रेज़ी में मीडियम कहते हैं, वास्ता ही रबदा तो जामी वे कबूतरा। और नंबर 5, सादा मौसीकाई हरकत, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कितना खूबसूरत लफ्ज़ है, सादा मौसीकाई हरकत, ऐसी हरकत जिसमें मौसीकियत होती है। इस तमहीद के बाद हम असल सबक की तरफ आते हैं। हमारा सबक है, हमारा उन्वान है मौजी हरकत, वेव मोशन। पहला तजुर्बा, हम तजुर्बा करते हैं और उसके ज़रिए बात को
अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। एक बड़े टब को पानी से भरें। पानी से भरा हुआ टब आपको नजर आ रहा है। एक पेंसिल को टब के एक तरफ अमूदन डुबोकर ऊपर नीचे हरकत दें। पेंसिल भी आपको नजर आ रही है बाएं तरफ और अमूदन है, इसको ऊपर नीचे हरकत दें, कभी डुबोएं और कभी बाहर निकालें। तो इस तरह इसको अमूदन हरकत दें। पानी में दायरवी शक्ल की मौजें पैदा होंगी। इसको ऊपर नीचे डुबोने से और निकालने से क्या होगा, पानी में दायरे की शक्ल की मौजें पैदा होंगी जो बाहर की तरफ फैलती दिखाई देंगी। जिस तरह के तस्वीर में दिखाया गया है कि पेंसिल की जगह पे मौजें पैदा हो रही हैं जो फैल रही हैं और बर्तन के किनारे तक जा रही हैं, किनारे से टकरा के फिर वापस आ जाएंगी। वजाहत। पानी की सतह पर कागज के चंद पुर्जे फेंकें। बगौर मुशाहिदा करने पर मालूम होगा कि कागज के पुर्जे अपनी ही जगह पर खड़े ऊपर नीचे हरकत करेंगे, जबकि मौजें आगे हरकत करके फैलती जाएंगी। कागज के पुर्जों की ऊपर नीचे हरकत इर्तियाशी हरकत कहलाएगी। अंग्रेजी में वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। बात बड़ी आसान सी है, ये हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी का तजुर्बा भी है कि तालाब में अगर हम पत्थर फेंकें तो इसी तरह की मौजें पैदा हो जाती हैं। अगर हम कागज़ का पुर्जा या कार्क या सूखी लकड़ी थोड़ी छोटी सी उसका टुकड़ा और इन मौजों के ऊपर फेंक दें तो वो ऊपर नीचे हरकत करना शुरू कर देगा, आगे नहीं बढ़ेगा, जबकि मौजें आगे चलती जाएंगी और तालाब के किनारे तक पहुंच जाएंगी। इसका मतलब ये है कि कागज का जो पुर्जा है उसकी हरकत इर्तियाशी, वो अपनी ही जगह पे खड़ा ऊपर नीचे हरकत कर रहा है। आगे चलते हैं। पानी के जर्रात अपनी ही जगह पर रहकर मुर्तश होते हैं। कागज का पुर्जा क्यों आगे नहीं जाता? इसलिए कि जो पानी के जर्रात हैं वो आगे नहीं जा रहे, उनके अंदर जो मौजें पैदा हुई हैं वही आगे सफर कर रही हैं। पानी के जरात ऊपर नीचे ही हरकत कर रहे हैं, इर्तियाशी हरकत करते हैं, इसीलिए कागज का पुर्जा ऊपर नीचे अपनी ही जगह पर रहकर हरकत करता है। वस्ती मकाम के कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, जबकि इसमें पैदा होने वाला खलल मौजों की सूरत में आगे मुंतकिल होता है। बात बड़ी आसान सी है, वजह भी बता दी गई है कि पानी के अंदर ये जो मौजें पैदा होती हैं, पानी के जर्रात नहीं आगे जाते, पानी के जर्रात अपनी ही जगह पे खड़े ऊपर नीचे हरकत करते हैं, जबकि उसके अंदर पैदा होने वाला खलल मौजों की सूरत में वो आगे बढ़ता है। दूसरा तजुर्बा, यह भी बड़ा मजेदार और आसान तजुर्बा है। रस्सी का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ें जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, और दूसरा दीवार में लगी हुक से बांधें। रस्सी को हाथ से ऊपर नीचे हरकत दें, रस्सी के जर्रात अपने ही मकाम पर रहकर ऊपर नीचे मुर्तश होंगे, जबकि मौजें आगे मुंतकिल होंगी। ऊपर नीचे रस्सी को हरकत देने से रस्सी में मौजें पैदा होंगी, और उन मौजों की क्या खसूसियत होगी कि जो रस्सी के जर्रात हैं वो तो ऊपर नीचे हरकत करेंगे, जबकि मौजें आगे बढ़ती जाएंगी और रस्सी जो हुक से बांधी हुई है वहां तक पहुंच जाएंगी, उस टकराएंगे और फिर वापस आना शुरू हो जाएंगे ये मौजें। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी मौजें पैदा हो गई हैं जिनमें वास्ते के जर्रात, रस्सी वास्ता है ना, वास्ते के जर्रात तो अपने ही जगह पर रहकर ऊपर नीचे मुर्तश होते हैं, उनमें इर्तियाश पैदा होता है, जबकि मौजें आगे बढ़ती हैं। आगे चलते हैं। हासिल कलाम, हमारी पीछे जितनी स्लाइडें पड़ी हैं उनका हासिल, उनका निचोड़ क्या है, मैं पढ़ता हूं। किसी वास्ते में यानी मीडियम में किसी वास्ते में पैदा शुदा खलल मौजी हरकत कहलाता है। किसी भी वास्ते में जो खलल पैदा होता है उसे हम मौज कहते हैं, वो मौजी हरकत कहलाता है। इस खलल के दौरान वास्ते के जर्रात एक वस्ती मकाम के इर्द गिर्द मुर्तश होते हैं। जैसे रस्सी की बात थी, जो वास्ते के जर्रात मरकजी नुक्ता से कभी ऊपर और कभी नीचे जाते हैं, यानी वस्ती मकाम के इर्द गिर्द मुर्तश होते हैं, जबकि इस खलल की वजह से पैदा शुदा मौजें आगे मुंतकिल होती हैं। वही बात जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ी थी।
अर्जी मौजें, ट्रांसवर्स वेव्स। पिछली जो हमने स्लाइड, चंद अल्फाज, आगे जो कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं उस सबक में जो अल्फाज मुश्किल इस्तेमाल हुए हैं उनके मानी और मफहूम से मैं आपको आशना करना चाहता हूं। देखें, पहला लफ्ज़ है कमियत। कमियत कहते हैं मिक़दार मादा को, अंग्रेजी में मास कहते हैं। और दूसरा तवाज़ुन। तवाज़ुन, फलां शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है या फलां शख्स साइकिल पे जा रहा था, यूं ही तवाज़ुन बिगड़ा तो वो ज़मीन पर गिर पड़ा। तो इस तरह के बहुत से अल्फाज हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी में इक्विलिब्रियम कहते हैं। क़ुव्वत, फोर्स, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, तो क़ुव्वत, फोर्स। और नंबर 4 रास्त मुतनासब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक चीज़ दूसरे के रास्त मुतनासब उस वक्त होती है कि जब एक बढ़ती है तो उसके साथ दूसरी भी बढ़ती है, एक कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। तो ऐसी दोनों चीज़ें एक दूसरे के रास्त मुतनासब कहलाती हैं, यानी उनके अंदर तनासब रास्त होता है। और नंबर 5 मुस्तकिल, अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट। और नंबर 6 बहाल कुन क़ुव्वत, बहाल करने वाली क़ुव्वत, जिस्म की हरकत को दोबारा बहाल करने वाली क़ुव्वत, अंग्रेजी में रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और नंबर 7 हटाओ, डिस्प्लेसमेंट। हटाओ लफ्ज़ हट जाना से निकला है कि एक चीज़ एक मकाम से कितनी हट गई है, तो इस फासले को, इस सीधे फासले को हटाओ कहते हैं, अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। चंद अल्फाज, आगे जो उन्वानात हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें अहम अल्फाज और मुश्किल अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं उनका ज़रा फ़हम आप हासिल कर लीजिए, उनके मानी और मफहूम से आशना हो जाइए। देखें, पहला लफ्ज़ है इसरा, अंग्रेज़ी में एक्सेलरेशन कहते हैं और इसका मतलब होता है जल्दी या तेज़ी। सारेऊ इला मग़फ़िरतिन, सारेऊ जल्दी करो अल्लाह की मग़फ़रत की तरफ, जल्दी से दौड़ कर आओ, तेज़ी से आओ। तो इसरा का मतलब होता है तेज़ी। वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्दी हिसाब लेने वाला है, सरी जल्दी करने वाला। और इसी तरह सूरत का लफ्ज़ हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो इसरा का मतलब होता है तेज़ी, यानी यहाँ पे तबियात में आकर, फिज़िक्स में आकर वेलोसिटी में जो तेज़ी पैदा होती है इकाई वक्त में, उसे इसरा कहा जाता है। और दूसरा दौरी वक्फ़ा, टाइम पीरियड, कोई जिस्म जो है वो जितने वक्त में अपना एक दौर मुकम्मल करता है उसे दौरी वक्फ़ा कहते हैं, अंग्रेज़ी में टाइम पीरियड। और तीसरा हैता, ये लफ्ज़ इहाता से निकला है, अंग्रेज़ी में एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी कोई मौज अपने वस्ती मकाम से कितना ऊपर है या कितना नीचे है, जितना ऊपर होगा वो उसका हैता कहलाएगा। और चौथा है इर्तियाश, वाइब्रेशन, यानी थरथराहट। और पांचवा सकली इसरा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सकल, सकल का लफ्ज़ जो है वो भारीपन के लिए इस्तेमाल होता है। मन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिनके अमाल भारी होंगे, सकुलत भारी। तो सकली इसरा किसी जिस्म के भारीपन की वजह से जो इसरा पैदा होता है। ज़मीन चूँकि बहुत भारी है और इसकी तरफ चीज़ें जो है वो हरकत करके तेज़ी से आती हैं, और सकली इसरा ज़मीन की तरफ आने वाली चीज़ों का इसरा, यानी ज़मीन की तरफ जो चीज़ें आती हैं, आते हुए हर सेकंड में उनकी वेलोसिटी 9.8 मीटर फी सेकंड बढ़ जाती है, इसलिए सकली इसरा कहा जाता है। और मख्फी तवानाई, पोटेंशियल एनर्जी, वो तवानाई जो किसी जिस्म के अंदर मख्फी होती है, मसलन सेल के अंदर तवानाई होती है, मख्फी होती है, और जब सेल किसी खिलौने को चलाता है तो जो मख्फी तवानाई है वो मिकानी तवानाई में तब्दील हो जाती है। सातवां है हरकी तवानाई, काइनेटिक एनर्जी, नाम से जाहिर है कि हरकत करते हुए जिस्म की तवानाई हरकी तवानाई होती है। सादा मौसीक़ाई हरकत, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कितना प्यारा लफ्ज़ है, सादा मौसीक़ाई, ऐसी हरकत जिसमें मौसीकियत होती है, म्यूज़िक होता है, और हरकत आप सब लोग जानते हैं। तो सादा मौसीक़ाई हरकत, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आइए तारीफ पढ़ते हैं। ये मौजी हरकत की एक ख़ास किस्म है, इसमें कोई जिस्म अपने वस्ती मकाम के आगे पीछे मखसूस वक्फ़ों में अपनी हरकत को दोहराता है, जैसे झूले की हरकत है। झूला वस्ती मकाम से कभी आगे जाता है और कभी पीछे आता है, और ख़ास वक्फ़ों में अपनी हरकत को दोहराता है।
तो ऐसी हरकत सादा मौसीकाई हरकत कहलाती है। मसलन लटकन की हरकत, पेंडुलम की हरकत, किसी रस्सी के साथ गोली को बांधकर ऊपर छत के साथ बांध दें और झूले की तरह उसको हरकत दें, तो ऐसी हरकत भी सादा मौसीकाई हरकत कहलाएगी। स्प्रिंग से बंधे हुए जिस्म की हरकत आगे हम पढ़ेंगे। स्प्रिंग के साथ कोई जिस्म बंधा हुआ है और कुव्वत लगाकर उस स्प्रिंग को जब कस दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है, तो फिर जो स्प्रिंग है वो अपने वस्ती मकाम के कभी आगे जाता है और कभी पीछे आता है। तो स्प्रिंग से बंधे हुए जिस्म की हरकत भी सादा मौसीकाई हरकत होती है। और पानी की मौजों पर कार्क की हरकत, पानी की मौजें आपको पता है आगे सफ़र कर रही होती हैं और ऊपर कोई कागज़ का टुकड़ा या कार्क रखा जाए तो कार्क ऊपर नीचे हरकत करेगा, अभी हम पीछे पढ़ाए हैं। तो ऐसी हरकत भी सादा मौसीकाई हरकत कहलाती है। यानी जो अर्जी मौजें हैं उनमें जो कोई कागज़ का पुर्जा रख दिया जाता है या उनके वास्ते के ज़रात में जो हरकत है वो सादा मौसीकाई हरकत पैदा होती है। स्प्रिंग के साथ बंधी हुई कमियत, हम सादा मौसीकाई हरकत को पढ़ रहे हैं कि हम देखते हैं कि स्प्रिंग के साथ जो कमियत या जिस्म या कोई मिकदार मादा बंधी हुई है तो उसमें किस तरह सादा मौसीकाई हरकत पैदा होती है और सादा मौसीकाई हरकत की क्या खसूसियात हैं। अंग्रेज़ी में मास अटैच टू अ स्प्रिंग, मास अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है और उर्दू का कमियत है, इसे मिकदार मादा कहा जाता है। ये जहन में रखने के लिए मैं दोहरा रहा हूँ। नीचे तस्वीर में देखें कि एक स्प्रिंग है जो हुक के साथ बंधा हुआ है, मजबूत सहारे के साथ बंधा हुआ है, और दूसरा आज़ाद सिरा उसका एक कमियत के साथ, एक जिस्म के साथ जो है वो बंधा हुआ है जिसकी कमियत m है। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिए। सामने की तस्वीर में एक स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ m कमियत का एक जिस्म दिखाया गया है। स्प्रिंग का एक सिरा जिस्म के साथ और दूसरा एक मजबूत सहारे से बंधा हुआ है। आपको नजर आ रहा है ये हुक का कानून। पिछली जो स्लाइड हमने पढ़ी है उसकी मदद से हम हुक के कानून को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले आप तस्वीर की तरफ आइएगा। तस्वीर के 3 हिस्से हैं। इसमें एक स्प्रिंग है जो एक हुक के साथ मजबूती से बंधा हुआ है बाएं तरफ, और दाएं तरफ एक जिस्म इसके साथ मुंसलिक है। जो ऊपर वाली तस्वीर है सबसे पहले ऊपर लिखा है F बराबर 0। इसका मतलब ये है कि इस मास पर, इस कमियत पर, जिस्म पर कोई क़ुव्वत अमल नहीं कर रही, फोर्स, कोई क़ुव्वत इस पर, इसके ऊपर अमल नहीं करती है, ये अपनी असली हालत में मौजूद है। और जो नीचे वाली दरमियान वाली तस्वीर है बे, उसमें क़ुव्वत लगाकर इसको दाएं तरफ नुक्ता ओ से, यानी जो वस्ती मकाम ओ है, इसका इब्तदाई मकाम ओ है, वहाँ से क़ुव्वत लगाकर x फासले तक दाएं तरफ ले जाया गया है दूसरी तस्वीर में, दरमियान वाली में। और जो तीसरी है, जो दाएं तरफ हमने दूसरी तस्वीर में खींचा था x फासले तक, वहाँ खींचकर छोड़ दिया था, और ये खुद ब खुद जो है वो वस्ती मकाम ओ पर नहीं ठहरेगा बल्कि बाएं तरफ आकर कुछ फासला तय करके ठहरेगा। स्प्रिंग कस भी जाएगा और उतना ही फासला वो तय करेगा जितना सिफरी मकाम से दाएं तरफ उसने किया था। अब उतना ही तीसरी तस्वीर में सिफरी मकाम से, मरकज़ी मकाम से या वस्ती मकाम से बाएं तरफ वो तय करेगा। तो इसको अगर हम इस तरह छोड़ देंगे तो ये कभी मरकज़ी मकाम के, कभी दाएं तरफ, कभी बाएं तरफ, x फासला दाएं तरफ और x फासला ही सिफरी मकाम से बाएं तरफ तय करेगा। इस तरह की हरकत को सादा मौसीकाई हरकत कहते हैं। इसकी खसूसियात हम आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन ये जो हुक का कानून है उसे हम पढ़ते हैं। फार्मूले की तरफ देखिएगा, बाएं तरफ लिखा है F एक्सटर्नल रास्त मुतनासब है x के। F क़ुव्वत, एक्सटर्नल का मतलब बैरूनी, F फोर्स, बैरूनी क़ुव्वत रास्त मुतनासब है x के। x आपको पता है फासला है कि मरकज़ी मकाम से जितना क़ुव्वत F ने खींच कर जिस्म को दाएं तरफ लेकर गई है, तो जितनी क़ुव्वत F एक्सटर्नल रास्त मुतनासब है x के, इसका मतलब ये है कि जितनी क़ुव्वत हम ज़्यादा लगाएंगे, जितनी ज़्यादा क़ुव्वत के साथ स्प्रिंग को खींचेंगे, उतना ही फासला x जो है वो ज़्यादा होगा। ये बड़ी सीधी सी बात है, ये हुक का कानून है। और F एक्सटर्नल
इज इक्वल टू के एक्स। एफ बैरूनी ताकत, बैरूनी कुव्वत बराबर है के एक्स के। आपको पता है रास्त तनासब की अलामत को ख़त्म करें तो एक मुस्तकिल लगाया जाता है, यहाँ मुस्तकिल है वो के, यानी रास्त तनासब की अलामत को हम बराबर की अलामत में तब्दील कर दें तो कि एक मुस्तकिल लगाना पड़ेगा, वो मुस्तकिल है के। और के क्या चीज़ है? एक मुस्तकिल मिकदार है। के एक मुस्तकिल मिकदार है, यहाँ जिसे स्प्रिंग का मुस्तकिल कहते हैं। यहाँ के एक मुस्तकिल मिकदार है जिसे स्प्रिंग का मुस्तकिल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि स्प्रिंग किस चीज़ से बना हुआ है, उसमें सख्ती कितनी है और उसमें नरमी कितनी है, वो किन खुसूसियात का हामिल है, ये हमें के बताएगा। स्प्रिंग का मुस्तकिल, स्प्रिंग कांस्टेंट, थोड़ा सा हमने पीछे इसकी वजाहत पढ़ी है, अब दोबारा देखिएगा। F बराबर के एक्स, ये वही फार्मूला है जो पिछली स्लाइड में पढ़ा है, यानी हुक के कानून वाला। यहाँ से के को अलग करते हैं। के बराबर किसके हो गया? F बटे एक्स के। तो नीचे देखें, पढ़ें, समझें। किसी स्प्रिंग पर अमल करने वाली बैरूनी कुव्वत और इसकी लंबाई में पैदा होने वाले इजाफे की निस्बत को स्प्रिंग का मुस्तकिल कहते हैं। ये देखें, स्प्रिंग पर लगाई जाने वाली बैरूनी कुव्वत F है और उसके नतीजे में तय करने वाला फासला x है। ये F और x के दरमियान तनासुब है। इस निस्बत को स्प्रिंग का मुस्तकिल कहते हैं। इसकी इकाई क्या है? देखें फार्मूले की तरफ, के बराबर F बटे एक्स, और F की न्यूटन है और x की मीटर है। तो न्यूटन फी मीटर, न्यूटन बटे मीटर या न्यूटन मीटर इनवर्स -1 उसकी ताकत लिख देते हैं। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का मुस्तकिल है और इसका इन्हिसार ये है कि इस पर कितनी कुव्वत लगे और ये कितना फासला तय करे और इसका तनासब क्या है, और ये उसी से हमें मिल सकता है कि स्प्रिंग कितना सख्त है। सख्त स्प्रिंग पर ज़्यादा कुव्वत लगेगी और थोड़ा फासला तय होगा, और कितना स्प्रिंग नरम है या किस चीज़ का बना हुआ है, ये हमें बताएगा स्प्रिंग का मुस्तकिल। बहाल कुन कुव्वत के ज़ेरे असर हरकत, मोशन अंडर रिस्टोरिंग फोर्स। बहाल कुन कुव्वत नाम से जाहिर है वो कुव्वत जो जिस्म की असली हालत को बहाल करने की कोशिश करती है, बहाल कुन कुव्वत कहलाती है। अब आप देखें, मैं पढ़ता हूं, आप समझें। बैरूनी कुव्वत के ज़ेरे असर, बैरूनी कुव्वत वो जो हम लगाते हैं स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर लगाकर स्प्रिंग को खींचते हैं जिस कुव्वत के साथ, तो बैरूनी कुव्वत के ज़ेरे असर जब स्प्रिंग दाएं तरफ खींच जाता है, दूसरी तस्वीर में दरमियान वाली में कुव्वत लगाकर हमने स्प्रिंग को दाएं तरफ खींच दिया है, तो बैरूनी कुव्वत के ज़ेरे असर जब स्प्रिंग दाएं तरफ खींच जाता है तो इसमें बहाल कुन कुव्वत पैदा हो जाती है, जिसके ज़ेरे असर ये बाएं तरफ वापस आ जाता है। यानी दाएं तरफ स्प्रिंग को खींच कर छोड़ दें तो ये फिर अपनी असली हालत में आने की कोशिश करता है। ये कुव्वत जो उसको अपनी असली हालत में लाती है बहाल कुन कुव्वत कहलाती है। अगर दौरान हरकत m कमियत का जिस्म या m मिकदार मादा का जिस्म x फासले तक जाए, जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि f कुव्वत के साथ हमने खींचा दाएं तरफ जिस्म को तो जिस्म x फासले तक गया, तो बहाल कुन कुव्वत के लिए, बहाल कुन कुव्वत हमें पता है कि जिस्म को खींच कर छोड़े तो मुखालिफ समत में फिर जिस्म फासला तय करता है, इसलिए वही फार्मूला उसके साथ मनफी आ जाएगा, F बराबर मनफी के एक्स। ये वाला फार्मूला बहाल कुन कुव्वत के लिए है जो असल लगाई गई कुव्वत के मुखालिफ समत में है। तो F बराबर मनफी के एक्स, इसे मसावत नंबर 1 में लिखा। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक दूसरा कानून F बराबर m में होता है, या फिर इसमें से a को अलग कर लिया, a बराबर F बटे m, इसे हमने मसावत नंबर 2 के ज़रिए से लिखा है। और जो अगली मसावत नंबर 3 है वो कैसे आई है, वो F बराबर मनफी के बटे m, इसमें हमने जो f की जगह पे ऊपर कीमत आई है f बराबर मनफी के m, मसावत नंबर 2 में जहां f है वहां मनफी के x लिख दिया, क्योंकि मसावत नंबर 1 में f की कीमत है वो मनफी के x है। अब मसावत नंबर 2 में f की जगह पे हमने मनफी के x लिख दिया, तो मसावत नंबर 3 आ जाएगी a बराबर मनफी के बटे m x। आप ज़रा कापी पेंसिल लेकर बैठें और मसावत नंबर 2 में जहां f है वहां
कीमत मनफी के एक्स दर्ज कर दें तो ये मुसावत नंबर 3 आ जाएगी। यहाँ के बटे एम एक मुस्तकिल है, देखिए ना, के भी एक मुस्तकिल मिकदार है और एम भी एक मुस्तकिल मिकदार है, मिकदार मादा जिस्म की, वो भी तब्दील नहीं होती, हर जगह एक जैसी ही रहती है। तो इसलिए ए बराह रास्त मुतनासब है मनफी एक्स के, यानी के और एम को हमने मुस्तकिल में शुमार कर दिया और एक फार्मूले को हमने मुख्तसर शक्ल में लिख दिया। ए रास्त मुतनासब है मनफी एक्स के, मुसावत नंबर 4 है। असल में ये फार्मूला होता है सादा मौसीकाई हरकत का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये फार्मूला है और इसकी मज़ीद वजाहत हम अगली स्लाइड में करते हैं। ये फार्मूला किस तरह सादा मौसीकाई हरकत की बेहतरीन वजाहत करता है। मुफस्सल वजाहत, तफसील के साथ वजाहत है। देखें, ए रास्त मुतनासब है मनफी एक्स के, इसका मतलब क्या है कि इसरा जो है वो मनफी एक्स के रास्त मुतनासब है। मनफी की अलामत ज़ाहिर करती है कि एक्स की जो ए की जो समत है वो मरकज़ी नुक्ते की तरफ है, जो मनफी की अलामत है वो सिफर की तरफ, ए की जो समत है वो सिफर की तरफ है, यानी इंतहाई मकाम से सिफर की तरफ तेज़ी के साथ ये जिस्म जाएगा। देखें ना, जो पहली तस्वीर तो नॉर्मल है, आम हालत को ज़ाहिर करती है स्प्रिंग की। जो दूसरी तस्वीर है उसमें हमने स्प्रिंग को खींच कर दाएं तरफ लेकर गए हैं और एक्स फासले तक लेकर गए हैं, वहां जाकर छोड़ दिया है तो तेज़ी से स्प्रिंग जो है वो, तेज़ी से जो ये कमियत है जिस्म जो है वो मरकज़ी नुक्ते वस्ती मकाम ओ की तरफ आएगा, फिर आहिस्ता से जो है वो बाएं तरफ जाएगा और जो स्प्रिंग जो है वो कस जाएगा। ये तीसरी सूरत है, आहिस्ता सिफर से बाएं तरफ जाएगा आहिस्ता, फिर जब स्प्रिंग कस जाएगा, फिर जब वस्ती मकाम की तरफ आएगा तो फिर तेज़ी के साथ आएगा। इसी तरह जो वस्ती मकाम से दाएं तरफ या वस्ती मकाम से बाएं तरफ जिस्म जाएगा तो आहिस्ता जाएगा, जब वस्ती मकाम की तरफ आएगा तो तेज़ी से साथ आएगा। इसका मतलब है कि इसरा की एक्सेलरेशन की जो समत है वो वस्ती मकाम की तरफ है। इसरा का मतलब ही तेज़ी है। जिस्म की रफ्तार में तेज़ी किस तरफ पैदा होगी? वस्ती मकाम की तरफ होगी। इसलिए इसरा और अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं, इसकी समत जो है वो वस्ती मकाम की तरफ होगी। मैं पढ़ता हूं, आप समझिए। इसरा हटाओ के रास्त मुतनासब होता है, यानी जितना जिस्म वस्ती मकाम से ज़्यादा हट जाएगा इसरा भी उतना ही ज़्यादा पैदा होगा, यानी छोड़ेंगे तो उतनी तेज़ी के साथ वस्ती मकाम की तरफ आएगा। और इसरा की समत हमेशा तवाज़नी नुक्ता ओ की तरफ होती है, या वस्ती नुक्ता ओ की तरफ होती है, या नॉर्मल जो नुक्ता है ओ की तरफ। तो इसरा की समत जो है वो ओ की तरफ होगी, यानी ओ की तरफ जिस्म आएगा तो तेजी से आएगा, ओ से परे हटेगा तो आहिस्ता से हटेगा। तो इसरा का मतलब तेजी होता है, तो इसरा की समत भी वस्ती नुक्ता या तवाज़नी नुक्ता ओ की तरफ होगी। दौरी वक्फा, टाइम पीरियड, एक पीरियड का टाइम, एक दौर का वक्फा दौरी वक्फा कहलाता है। दौरी वक्फे से मुराद ये है कि स्प्रिंग वस्ती मकाम से हमने इसको हरकत में लाया, दाएं तरफ ले गए खींचकर, फिर दाएं तरफ जाकर छोड़ दिया, फिर ये तवाज़नी नुक्ते पर आया, फिर बाएं तरफ चला गया और फिर सिफरी मकाम तक आएगा। तो ये एक चक्कर, एक दौर मुकम्मल हो जाएगा। यानी आप दोबारा समझ लीजिएगा कि इसको जब खींच के हम दाएं तरफ ले गए, दाएं तरफ ले जाकर छोड़ दिया, तो फिर ये वस्ती मकाम पर आ जाएगा, नहीं ठहरेगा, यहाँ बाएं तरफ जाएगा, कस जाएगा, और फिर जब सिफर पर आएगा तो फिर एक चक्कर, एक दौर मुकम्मल हो जाएगा, एक पीरियड मुकम्मल हो जाएगा। और एक दौर मुकम्मल करने के लिए जो वक्त होता है उसे दौरी वक्फा अंग्रेजी में टाइम पीरियड कहते हैं। इसका फार्मूला T बराबर 2 पाई M बटे K अंडर रूट जदर साथ लिखा। K जो है वो स्प्रिंग का मुस्तकिल है, M जो है वो जिस्म का तोल है, जिस्म की कमियत है, मिकदार मादा है, और पाई आपको पता है 22/7 उसकी कीमत होती है। तो कीमतें दर्ज करके हम दौरी एक चक्कर मुकम्मल करने का जो वक्फा है, दौर मुकम्मल करने का जो वक्फा है वो निकाल सकते हैं। सादा पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम लटकने वाली कोई चीज़, लटकन हम कह सकते हैं आसान जुबान में।
یہ تصویر سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے سادہ پینڈولم کی. ایک گولی ہے، اس کو کسی اوپر سہارے کے ساتھ باندھا گیا ہے اور اس کو جب چھوڑتے ہیں تو یہ جھولے کی طرح حرکت کرتی ہے اور اس حرکت کو سادہ موسیقائی حرکت، سمپل ہارمونک موشن کہتے ہیں. میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھیے گا. آزادانہ لٹکتی ہوئی چھوٹی گولی سادہ لٹکن یا سادہ پینڈولم کہلاتی ہے. اس کی جھولے جیسی حرکت سادہ موسیقائی حرکت کی تمام خصوصیات اپنے اندر رکھتی ہے. سادہ موسیقائی حرکت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو اسراء پیدا ہوتا ہے گولی میں، اس کی سمت مرکز کی طرف ہوتی ہے. یہ جو پینڈولم آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں گولی وسطی مقام او پر ٹھہری ہے. ہم نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے دائیں طرف لے گئے ہیں، اے مقام تک وہاں چھوڑ دیا ہے. تو یہ اے سے پھر صفر کی طرف، پھر بی کی طرف، بی سے پھر صفر کی طرف، پھر اے کی طرف، اس طرح جو ہے وہ حرکت کرتی رہے گی. اور اس حرکت میں وسطی مقام کی طرف جب جائے گی تو تیزی سے جائے گی. اس کا مطلب اسراء کی سمت وسطی مقام کی طرف ہے. تو ایسی حرکت جس میں اسراء جو ہے وہ اس کی سمت وسطی مقام کی طرف ہو، وہ سادہ موسیقائی حرکت کہلاتی ہے. وضاحت، تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں یہاں پہ. آپ تصویر کے ذریعے بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب جسم مرکزی مقام پر ہوگا، حرکت کرتے ہوئے مرکزی مقام پر آئے گا تو یہاں اس کی رفتار یا ویلاسٹی سب سے زیادہ ہوگی. اور ویلاسٹی سب سے زیادہ ہوگی تو حرکی توانائی، کائنیٹک انرجی بھی سب سے زیادہ ہوگی، اور یہ ویلاسٹی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. تو مرکزی مقام پر جو ویلاسٹی سب سے زیادہ ہوگی اور حرکی توانائی سب سے زیادہ ہوگی، لیکن جو انتہائی مقام ہے اے اور بی، یہاں پر مخفی توانائی، پوٹینشیل انرجی سب سے زیادہ ہوگی. جسم تو یہاں جا کر ساکن ہو جائے گا ایک لمحے کے لیے، لیکن زمین سے فاصلہ زیادہ ہو جائے گا اور اس میں پھر مخفی توانائی جسم کے اندر بھر جائے گی اور اس مخفی توانائی کے ذریعے سے پھر واپس آنا شروع ہو جائے گا. ہوگا یوں کہ جو مخفی توانائی ہے، پھر جب جسم واپس آئے گا او کی طرف تو مخفی توانائی حرکی توانائی میں بدلنا شروع ہو جائے گی. پھر او سے جسم جب اے کی طرف جانا شروع ہو جائے گا تو پھر حرکی توانائی مخفی میں بدلنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح کبھی مخفی توانائی حرکی میں بدلے گی، کبھی حرکی مخفی میں بدلے گی. توانائی کا تبادلہ ہوتا رہے گا. کل مقدار توانائی کی اتنی ہی رہے گی لیکن بدلتی رہے گی، کبھی حرکی مخفی میں اور کبھی مخفی حرکی میں. پڑھتا ہوں، سمجھیے گا. نقطہ او پر ویلاسٹی اور حرکی توانائی کے ای سب سے زیادہ، مگر مخفی توانائی پی ای پوٹینشیل انرجی سب سے کم ہوگی. نقطہ او پر بات ہو رہی ہے. اور دوسرا نقطہ اے یا بی پر ویلاسٹی اور حرکی توانائی سب سے کم. اے اور بی پر ویلاسٹی جسم کی رفتار اور حرکی توانائی سب سے کم ہوگی کیونکہ جسم یہاں پہ ٹھہر جائے گا، مگر مخفی توانائی سب سے زیادہ ہوگی. بڑی آسان سی بات ہے. سادہ موسیقائی حرکت کی تعریف. اس کی خصوصیت تو پہلے ہم ایک بتا چکے ہیں آپ کو، لیکن مکمل تعریف یہ ہے: ایسی حرکت جس کا اسراء ہٹاؤ کے راست متناسب ہوتا ہے. دیکھیں پیچھے پڑھ چکے ہیں، اے راست متناسب ہے منفی ایکس کے، یعنی ایکس کے راست متناسب اسراء. جتنا ہم کھینچیں گے زیادہ سپرنگ کو، جسم کو، اتنا ہی اس کے اندر اسراء، اتنی ہی تیزی سے یہ مرکزی نقطے کی طرف آئے گا، یعنی اتنا ہی اسراء اس میں زیادہ ہوگا. اور ایسی حرکت جس کا اسراء ہٹاؤ کے یعنی ایکس کے راست متناسب اور اسراء کی سمت وسطی نقطہ او کی طرف ہو، سادہ موسیقائی حرکت کہلاتی ہے. دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو اسراء ہٹاؤ کے یعنی فاصلہ کے راست متناسب ہو، اور دوسرا ہٹاؤ کی سمت جو ہے وہ وسطی نقطہ او کی طرف ہو. ایسی حرکت سادہ موسیقائی حرکت کہلاتی ہے. اور اس پینڈولم کی حرکت اور جو پیچھے سپرنگ گزرا ہے اس کی حرکت سادہ موسیقائی حرکت کہلاتی ہے، سمپل ہارمونک موشن. دوری وقفہ، ٹائم پیریڈ. پیچھے سپرنگ کی صورت میں سپرنگ کے ساتھ جب جسم باندھا تھا تو اس وقت ٹی برابر 2 پائی K/m تھا فارمولا، لیکن یہاں چونکہ ڈوری کے ساتھ ایک گولی بندھی ہوئی ہے، سادہ پینڈولم ہے، اور اس صورت میں فارمولا ہوگا دوری وقفے کا یا ٹائم پیریڈ کا T برابر 2 پائی L/G.
L یہ لمبائی ہے جس ڈوری کی یا دھاگے کی جس کے ساتھ یہ گولی بندھی ہوئی ہے۔ مثال، ایک مثال ہے، اس کو ہم نے حل کرنا ہے۔ اس کی رقم اس طرح سے ہے: زمین اور چاند پر 1 میٹر لمبائی کے سادہ پینڈولم کا دوری وقفہ یا ٹائم پیریڈ معلوم کریں۔ ہم نے معلوم کیا کرنا ہے؟ ایک پینڈولم زمین کے اوپر ہمارے سامنے پڑا ہے زمین کی سطح پر، اور دوسرا اسی طرح کا پینڈولم جو ہے وہ چاند کی سطح پر پڑا ہے۔ اس پینڈولم کی لمبائی 1 میٹر ہے۔ تو معلوم کرنا ہے کہ دوری وقفہ زمین پر کتنا ہے اور چاند پر کتنا ہوگا۔ یاد رہے کہ چاند پر جی کی قیمت زمین کے مقابلے میں 6 گنا کم ہے۔ زمین کی نسبت چاند بہت چھوٹا ہے، اس کی جو تول ہے، اس کی جو مقدار مادہ ہے وہ بہت کم ہے، تو جی کی قیمت زمین کی بجائے چاند پر، زمین کی نسبت چاند پر 6 گنا کم ہے، جبکہ زمین پر جی کی قیمت 10 میٹر فی سیکنڈ اسکوائر ہے۔ تو سوال ہم نے حل کرنا ہے، آئیے اگلی سلائیڈ پہ حل کرتے ہیں۔ آئیے حل کرتے ہیں اس سوال کو۔ جو دی گئی قیمتیں ہیں وہ پہلے نمبر پہ لکھی ہیں۔ L برابر ہے 1 میٹر اور G برابر ہے 10 میٹر فی سیکنڈ اسکوائر، یعنی سب سے پہلے دوری وقفہ ٹائم پیریڈ معلوم کرتے ہیں زمین پر، کہ پینڈولم زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور زمین پر چونکہ G کی قیمت 10 میٹر فی سیکنڈ اسکوائر ہے، اس لیے فارمولہ ہم نے لگایا TE، ٹائم پیریڈ آن ارتھ، زمین پر دوری وقفہ پینڈولم کا 2πL/G فارمولہ ہے۔ قیمتیں درج کر دی ہیں، 2 کی جگہ 2 لکھا تیسرے نمبر پہ، اور پائی کی جگہ 3.14 لکھا کیونکہ پائی کی یہ قیمت ہے، اور ساتھ بریکٹ میں 1 ہے، L کی قیمت 1 ہے، اس کی جگہ 1 لکھا، G کی 10 ہے، 10 لکھا، اور کیونکہ جذر ہے، جذر کی قیمت 1/2 ہوتی ہے، تو اوپر 1/2 لکھا طاقت کے طور پر۔ اس کو حل کیا تو 2 سیکنڈ آیا، یعنی زمین پر دوری وقفہ جو ہے وہ پینڈولم کا 2 سیکنڈ میں اپنا ایک دور یا ایک چکر مکمل کرے گا سادہ پینڈولم۔ اور آگے چلیے چوتھے نمبر پہ TM، ٹائم پیریڈ آن مون، یعنی چاند پر دوری وقفہ کتنا ہوگا، برابر 2πL/G/G، G کو پھر 6 سے تقسیم کر دیا، کیونکہ G کا 6 گنا، G کو ہم نے اب 6 سے تقسیم کرنا ہے، 6 گنا کم ہے، چاند پر G کی قیمت 6 گنا کم ہے، اس لیے ہم نے G کو 6 سے تقسیم کر دیا، L/G، اور G جو ہے وہ 6 پہ پھر مزید تقسیم ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو سب سے نیچے 6 والی رقم ہے وہ ضرب کھا کر اوپر چلی جائے گی، تو آگے 2π6L/G آ جائے گا۔ آپ دیکھیے گا، اس کو حل کیجئے گا۔ سب سے آخری جو نمبر 5 لکھا ہے TM برابر 2، اس میں قیمتیں درج کر دی ہیں، اور پائی کی جگہ 3.14 ہے، اور 6L/G، L کی قیمت 1 ہے اور G کی قیمت جو ہے وہ 10 ہے، تو یہ 6/10 آ جائے گا، اور اوپر چونکہ جذر ہے، جذر کی قیمت 1/2 ہے، تو اس کو حل کیا تو 4.9 سیکنڈ آئے گا، یعنی چاند پر جو پینڈولم ہے وہ اپنا ایک چکر مکمل کرے گا 4.9 سیکنڈ، اس کی جو رفتار ہے وہ ہلکی ہو جائے گی، اس کی جو رفتار ہے وہ ہلکی ہو جائے گی، وہ زیادہ وقت لے گا ایک چکر مکمل کرنے کے لیے چاند پر، اور زمین پر اگر کرے 2 سیکنڈ لے گا تو چاند پر 4.9 سیکنڈ لے گا۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ مثال، ایک اور مثال ہے، ایک جسم کی کمیت یعنی جسم کا تول مقدار مادہ 0.5 کلو گرام ہے، ماس کہتے ہیں انگریزی میں، تو ایک جسم کی کمیت 0.5 کلو گرام ہے، یہ ایک افقی اور ہموار سطح پر رکھے ہوئے سپرنگ سے بندھا ہوا ہے۔ جس طرح پہلے آپ نے سپرنگ کی تصویریں دیکھی ہیں، سپرنگ کے ساتھ جو بندھا ہوا جسم ہے وہ 0.5 کلو گرام کا ہے۔ اگر سپرنگ کا مستقل سپرنگ کانسٹنٹ 8 نیوٹن فی میٹر ہو تو جسم کا دوری وقفہ معلوم کریں۔ سوال بہت آسان ہے، اس کا حل بھی آسان ہے۔ M کی قیمت ہے 0.5 کلو گرام، K ہے 8 نیوٹن فی میٹر، اور آپ کو پتہ ہے T برابر 2πm/K انڈر روٹ تھا، اور اس کی جذر کی قیمت 1/2 لکھ دی ہم نے، تو یہ M قیمتیں ہم نے درج کر دی آگے چل کر، 2 ضرب 3.14 پائی کی قیمت ہو گئی، اور M/K کی قیمت ہے دونوں کی 0.5
یہ ایم کی قیمت 0.5 ہے اور کے کی قیمت ہے 8 ہے، نیچے آ گئی تو اس کی طاقت 1/2 آ گیا. اس کو حل کیا تو 1.57 سیکنڈ آ گیا. وہ سپرنگ کے ساتھ جو بندھا ہوا جسم ہے وہ ایک چکر، ایک دور مکمل کرے گا 1.57 سیکنڈ میں. کہ اس کی شناخت یہ ہے کہ وہ جسم جو بندھا ہوا ہے ساتھ وہ ½ کلو گرام کا 0.5 کلو گرام کا ہے، اور جو سپرنگ کا مستقل ہے کہ وہ 8 نیوٹن فی میٹر ہے. تو ان خصوصیات کے ساتھ، ان اسپیسیفیکیشن کے ساتھ جو سوال ہے اس کا جواب 1.57 سیکنڈ آیا ہے.